चलिए अब देखते हैं खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे 50 नंबर का। इसमें भी पहले आपका उपखंड क आएगा जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसा पहला प्रश्न देखो क्या पूछा है इसमें। पहला प्रश्न दिया है कि उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। चलो इसका आंसर देखते हैं। उत्तल दर्पण बनाना है, उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति भी दर्शाना है। चलो देखो यह है इसका आंसर। लिखो उत्तर में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा ध्रुव व फोकस के बीच बनता है। देखो वस्तु ए बी के ए बिंदु से दो किरण ए एम जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। देखो ये चित्र देखो, ए बी है, इसमें एक किरण जो है ए बी से बिंदु ए से, देखो बिंदु ए से दो किरण निकल रही है, एक ए एम जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है ए एम। इसके बाद तथा ए एन वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर क्रमशः एम आर फोकस से आती हुई, देखो यहाँ वक्रता केंद्र यहाँ से जा रही है और फिर पुनः वापस आ रही है। फिर कह रहा ए एन वक्रता केंद्र की दिशा से उत्तल दर्पण टकराकर क्रमशः एम आर फोकस से आती हुई तथा एन ए जो कि वक्रता केंद्र से आती हुई दिशा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पहले आप इसको नोट कर लो, वही चीज बताओ जो इस चित्र फिगर में है, वही चीज को बस मैंने लिख दिया है। बस ये चित्र बना लो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिर नीचे थोड़ा लिख देना कि पीछे बढ़ाने पर यह किरण बिंदु ए पर मिलती है। ठीक है, इस प्रकार बिंदु ए का प्रतिबिंब ए होगा और ए डैश से अक्ष मुख्य अक्ष पर लंब ए डैश बी डैश डाला है, अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको बस आप बना लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ये वस्तु ए बी है और यहाँ इसका बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बन रहा है, देख रहे हो। बस हो गया पूरा फुल सोल्यूशन, 4 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से नोट करना, पहले इसको नोट करना है, चित्र बनाना है, फिर नीचे नोट कर लेना। हो गया भैया 4 नंबर क्लियर आप लोगों का। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। चलो देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। किरण आरेख द्वारा बनाना है, 4 नंबर मिलेगा। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालना दूरदृष्टि दोष, जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के कारण निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। दूर दृष्टि दोष के कारण 2 कारण होते हैं, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण के लिए इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से हो सकता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और यह चित्र बना लेना, ठीक है। ये आंखों में दूर है तो देखो दूर बन रहा है, मतलब आंखों में दृष्टि दोष है तो देखो दूर बन रहा है। फिर यहाँ पे लेंस लगा दिया है, उत्तल लेंस, फिर देखो बिल्कुल सही बन रहा है। क्लियर हो गया, दोनों चित्र आप नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा है कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से अगर जुड़ा है तो गणना करना है, पहला कि हीटर में प्रवाहित धारा बताइए, दूसरा हीटर के तार का प्रतिरोध और तीसरा 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा बताइए। ठीक है, ये प्रश्न 4 नंबर का है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति चलो नोट करो, लिखोगे कि विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है वाट होता है। ये तो विद्युत शक्ति रहा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें प्रश्न भी दिया है, 3 प्रश्न जो कि हमें सॉल्व करने हैं। चलो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक पेज ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो क्या बोला है उसमें मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो हीटर का शक्ति हमको दिया है पी, पावर कितना दिया है, पी बराबर हमको 200 वाट दिया है। 200 वाट हमको पी का वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा हुआ है, मतलब विभवांतर, वी बराबर विभवांतर कितना दिया है, 250 वाट दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बोला है कि गणना कीजिए। पहला क्या गणना करना है, हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हमको हीटर में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो P बराबर फार्मूला होता है वी आई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आई निकालूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, P बटे के वी। तो आई में निकालूं तो P का वैल्यू कितना है 200 वाट और विभवांतर कितना 250 वाट। ठीक है, जब लोग 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 कटाएंगे तो 5 चौको 20 और 5 कटाएंगे तो 5 पचे 25। जब भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। धारा निकाल रहे हो तो एम्पियर होगा मात्रक, तो धारा कितनी बार है 0.8 एम्पियर। बस बात खत्म। दूसरा देखो क्या है, हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है। हीटर के तार का प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू, तो आर बराबर फार्मूला होता है वी अपान के आई। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू कितना है 250, आई निकला है 0.8, 10 हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2500, नीचे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, जब हम इसको कटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यह आपका जाएगा 312.25, मतलब 312.5 जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे इतना कैलोरी, इतना कैलोरी लिख देंगे, बात खत्म। अब देखो तीसरा क्या बोला था हमको, तीसरा बोला था 10 घंटे में व्यतीत ऊर्जा बताइए, 10 घंटा में व्यतीत ऊर्जा। तो 10 घंटे में हीटर द्वारा व्यतीत ऊर्जा पूछ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे हमको दूसरा हमने क्या लिखा था कि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, 312.5 किलो कैलोरी। इसको किलोवाट में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 0.2 किलोवाट घंटा। कितना घंटा डेली चलता है, 10 घंटा डेली रहता है, तो 10 आवर्स का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 किलोवाट घंटा। ठीक है, ये तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा तीनों हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है कि ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर का, 6 नंबर का। पहले बात सिर्फ ओम का नियम लिखना है और ओम के नियम पे ही एक ओम का परिभाषा भी हमको देना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों चौथा ओम का नियम, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो V देखो यहाँ पे समानुपाती होता है आई के, अगर मैं समानुपाती को हटा देता हूं तो एक नियतांक जुड़ जाएगा V बराबर आई आर, जो कि यही ओम का नियम कहलाता है। आर एक नियतांक है जिसके तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब बोला है कि एक ओम को परिभाषित करते हैं, एक ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसका मतलब होता है कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर अगर 1 वोल्ट है तथा इसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध आर जो होता है वो 1 ओम होता है। बस हो गया, 6 नंबर मिल गया। चलो अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके प्रश्न और दिया था कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा उसका सचित्र वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर, बहुत बड़ा प्रश्न है। पहली बात तो सचित्र वर्णन करो, जितना भाग है उसका डिटेल में लिखो, फिर मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो भी किरण आरेख से बताओ। लेकिन कोई नहीं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो अथवा करके है ना, सबसे पहले नहीं डालोगे मानव नेत्र, मानव नेत्र नहीं डालने पर लिखोगे कि नेत्र मनुष्य को प्रकृति द्वारा बहुमूल्य देन है, इसके द्वारा ही हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं जिनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। फिर है अगली हेडिंग कि मानव नेत्र की संरचना, अभी मैं संरचना भी दिखाऊंगा आप लोगों को। लिखेंगे नेत्र एक गोला होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। गोले का सामने वाला भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। उभरे हुए भाग के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इस पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है तथा इसके ठीक पीछे नेत्र लेंस स्थित होता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है एवं इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। मानव नेत्र में विभिन्न भाग निम्नलिखित प्रकार से, देखो ये मानव नेत्र है, इससे सिंपल आप ड्राइंग नहीं देखेंगे। ये आपका दृष्टिपटल है, ये आपका नेत्र लेंस है, ये आपका इसमें कचाप द्रव भरा हुआ है, ये आपका रेटिना है, कार्निया यहाँ पे दर्शाया गया, ये कार्निया है, पुतली ये वाला भाग आपका पुतली है, ये वाला भाग आपका आइरिस है। बस इतना ही सिंपल बनाना। इसके बाद सबका डिफाइन कर देना नाम। जैसे दृढ़ पटल क्या होता है, नेत्र का गोला बाहर की तरफ से एक दृढ़ तथा पारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ रहता है। इस परत को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, सिंपल। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली स्थित होती है, इस झिल्ली को कुराइड झिल्ली कहते हैं और यह झिल्ली प्रकाश को शोषित करके उसके आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। बस अगली हेडिंग कार्निया। नेत्र गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश की किरण इसी कार्निया से होकर प्रवेश करती है। इसके बाद अगली हेडिंग है आइरिस। आइरिस में लिखोगे कि कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा स्थित होता है। इस पर्दे को आइरिस कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। आइरिस मैंने दिखाया हूँ चित्र में। फिर है पुतली अथवा नेत्र तारा, ये हेडिंग है, पुतली अथवा नेत्र तारा। उसमें लिखो आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है और इस छिद्र को पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण किया जाता है। अर्थात जब आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तब पुतली का आकार अपने आप ही छोटा हो जाता है तथा अंधेरे में जाने पर इसका अपने आप भी बड़ा हो जाता है। इसके बाद है नेत्र लेंस। लिखेंगे नेत्र लेंस एक महत्वपूर्ण भाग है, एक आइरिस के ठीक पीछे होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। लेंस में अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा रुका रहता है। जब किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है तो नेत्र लेंस उसको परिवर्तित करके उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। अब अगला है कचाप द्रव, जो आपने बताया कचाप द्रव आंखों में भरा होता है। लिखेंगे कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में एक, इसका अपर्तनांक कितना होता है, 1.336 होता है। अब आएगा अगला भाग रेटिना। देखो रेटिना क्या है कि कुराइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। रेटिना की बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है।
इसके बाद अगली हेडिंग है नेत्र की समंजन क्षमता। लिखेंगे कि जब नेत्र किसी दूर स्थित वस्तु को देखती है तब नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती है तथा लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसके नेत्र की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तथा इसके विपरीत जब नेत्र किसी नजदीक की वस्तु को देखती है तब नेत्र की मांसपेशियों सिकुड़ जाती है तथा लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, जिसके फलस्वरूप लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लिखेंगे तो नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को ही हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और एक स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद उसमें बोला था ना कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना है, लिखेंगे नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर यह क्रमशः जलीय द्रव में, लेंस व कच्चाभ द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। और लो यह चित्र है, देखो यह वस्तु है, यहाँ से प्रवेश कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंस होते हुए जा रहा है, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब उसका बना रहा है, यहाँ पे दृक पटल है, यह लेंस है, यह तारा है, यह कार्निया है, नेत्रगोलक है, यह वस्तु रखी हुई है। मतलब पूरा हमने स्पष्ट दृश्य दिखा दिया। चलो ये भी प्रश्न कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा उपखंड ख। उपखंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे।